हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 का ये पहला लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इस सब्जेक्ट में आगे क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं सड़क के बारे में जानने से और सड़क की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानने से। इसके बाद आप पढ़ेंगे सड़कों का वर्गीकरण और सड़क के विभिन्न अंगों के बारे में। अगली यूनिट में आप पढ़ेंगे सड़क ज्योमेट्री के बारे में। ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट है इस सब्जेक्ट का। इसी के साथ आप पढ़ेंगे सड़क से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उनके बारे में। अगली यूनिट में आप पढ़ेंगे सड़क का अभिकल्पन एवं निर्माण के बारे में। तो जिस तरह से सड़क का वर्गीकरण होगा, जितने प्रकार की सड़कें निकल के आएंगी उतने ही प्रकार से आप उनका अभिकल्पन और निर्माण पढ़ेंगे। अगली यूनिट में आप पढ़ेंगे सड़क जल निकासी के बारे में। तो जल निकासी की व्यवस्था के बारे में, उसकी पद्धति के बारे में आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। अगली यूनिट में आप पढ़ेंगे यातायात इंजीनियरिंग। यातायात इंजीनियरिंग जो यूनिट है इसमें आप यातायात सर्वेक्षण या यातायात गणना के बारे में पढ़ेंगे, यातायात नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे, यातायात चिन्ह और सड़क संकेतों के बारे में पढ़ेंगे। अगली यूनिट में आप पढ़ेंगे वृक्ष संवर्धन के बारे में। अब सड़क के किनारे जो वृक्ष लगाए जाते हैं उनका लगाने का उद्देश्य क्या होता है, उनका चयन किस तरह से होता है और उनको लगाने की विधि क्या क्या होती है। तो अब नेक्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे सड़क अनुरक्षण के बारे में। तो सड़क का फेलियर क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं और उन दोषों के साथ आप अनुरक्षण किस प्रकार करते हैं, आप ये पढ़ेंगे अगली यूनिट में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सड़क की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। भूतल पर निर्मित यातायात माध्यम के रूप में प्रयुक्त एक ऐसी संरचना जो रबर के टायर वाले समस्त वाहनों या पदयात्रियों के लिए उपयुक्त हो, वह सड़क कहलाती है। अब भारत में सड़कों का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। ऋग्वेद के समय से महामार्ग का उल्लेख देखा जाता है। जैसे जैसे काल परिवर्तन हुआ, रोड के निर्माण में भी काफ़ी सुधार आने लगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब मोटर यातायात का महत्व जो है वो दोबारा से बढ़ा, तो रोड का जो निर्माण है और उसका जो अनुरक्षण का कार्य है वह भी बढ़ता चला गया। अब सन 1930 में केंद्रीय सड़क संस्था की स्थापना की गई और सन 1935 में परिवहन सलाहकार समिति भी गठित की गई। अब इन दो कमिटीज़ के बाद सड़क के निर्माण, अनुरक्षण, अभिकल्पन की मानकता हेतु एक अर्ध सरकारी तकनीकी संस्थान की भी स्थापना की गई, जिसे आप भारतीय सड़क कांग्रेस कहते हैं। अब द्वितीय महायुद्ध के समाप्ति के पश्चात भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुरोध पर कुछ मुख्य अभियंताओं की बैठक बुलाई गई और इस बैठक को आप नागपुर सड़क प्लान के नाम से जानते हैं। तो ये जो चलिए आगे आप नागपुर सड़क प्लान के बारे में पढ़ते हैं। तो ये द्वितीय महायुद्ध के बाद एक मीटिंग बुलाई गई थी सारे मुख्य इंजीनियरों की, और इस बैठक में सड़क के विकास के लिए योजना तैयार की गई थी, जिसे नागपुर सड़क योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में देश की सड़कों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे। सेकंड, राज्य महामार्ग, स्टेट हाईवे। थर्ड, मुख्य जिला सड़कें, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। फोर्थ, अन्य जिला सड़कें या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। फिफ्थ है ग्रामीण सड़कें या विलेज रोड। अब इस योजना में पक्के व कच्चे सड़कों के लिए अलग अलग सूत्र भी निर्मित किए गए, जिनका निर्माण सितारा व जाल सिद्धांत पर किया गया। अब जो ये 2 सूत्र निर्माण किए गए थे, उन सूत्रों में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया, जैसे कि रेल की पटरियों की लंबाई, कृषि योग्य भूमि,
कृषि की दृष्टि के अनुपयुक्त भूमि, शहरों तथा गांवों की जनसंख्या का भी ध्यान रखा गया था। तो अब इस बैठक में 2 सूत्र बनाए गए, कुछ पक्की सड़कों के लिए और कुछ कच्ची सड़कों के लिए। और जो सड़कें हैं वो सितारा व जाल सिद्धांत पर ही बनाई जाएंगी। अब पहले देख लेते हैं सितारा व जाल सिद्धांत किस तरह से होता है। तो ये एक डायग्राम है सितारा व जाल सिद्धांत का। अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो इस सिद्धांत के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ड्राइंग देख के समझ सकते हैं कि इसको सितारा व जाल क्यों कहा जाता है। चलिए नागपुर प्लान में वापस आते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के सड़कों की लंबाई ज्ञात करने के लिए अभिकल्पित सूत्र के लिए सितारे एवं जाल पद्धति का आश्रय लिया गया। इस सड़क योजना के अंतर्गत क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया, एक कृषिहर क्षेत्र और दूसरा अकृषिहर क्षेत्र, एक एग्रीकल्चरल एरिया और दूसरा नॉन एग्रीकल्चरल एरिया। नागपुर सड़क योजना में 1 वर्ग किलोमीटर कृषि हर क्षेत्रफल के लिए 1/8 किलोमीटर प्रथम श्रेणी की सड़क का प्रावधान रखा गया। इस योजना के अंतर्गत कस्बों एवं जनसंख्या के आधार पर भी सड़कों की लंबाई निर्धारित की गई। इसके अंतर्गत प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 16 किलोमीटर सड़कें उपलब्ध की गई। इस योजना में प्रथम श्रेणी की सड़कों की लंबाई तय करते समय रेलवे मार्ग की लंबाई को भी ध्यान में रखा गया। निकाली गई पक्की सड़कों की लंबाई में से रेलवे ट्रैक की लंबाई सीधे घटा दी जाती थी। नागपुर सड़क योजना में अगले 20 वर्षों में कृषि हर तथा औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति को ध्यान में रखते हुए 15% अलाउंस रखा गया। कि जैसे जैसे 20 वर्षों में चीज़ें बदलेंगी और कृषि क्षेत्र बढ़ेंगे, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेंगे, उस हिसाब से सड़कों का जो निर्माण है वो भी 15% अलाउंस से प्रगति करेगा। इस योजना के दौरान प्रथम 20 वर्ष के लिए इतनी किलोमीटर पक्की तथा इतनी किलोमीटर कच्ची सड़क बनाने का प्रावधान रखा गया। मतलब एक नंबर डिसाइड किया गया कि इतनी इतनी सड़क इस कालावधि में बनाई जानी चाहिए। पक्की सड़क से कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र की दूरी सुनिश्चित कर दी गई। यह दूरी 8 किलोमीटर से अधिक नहीं रखी गई। मतलब सभी कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया और उनकी जो दूरी है वो 8 किलोमीटर से अधिक नहीं रखी गई। नागपुर सड़क योजना में एक्सप्रेसवे के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया था। तो इस कमी को दूर करने के लिए जो अगली योजना बनाई गई उस योजना में ये जो प्रावधान इसमें नहीं रखा गया था वो इसमें जोड़ा गया। इस 20 वर्षीय योजना में 1600 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे मार्ग बनाने की योजना भी तय की गई। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नागपुर रोड प्लान के। अब नागपुर सड़क योजना में जो 2 सूत्र बताए गए थे, एक कच्ची सड़क के लिए और एक पक्की सड़क के लिए, तो वो सूत्र आप अपने बुक से देख सकते हैं और मैं बाकी बुक की फ़ोटोज़ आपको आगे शेयर करूँगी। इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता है और बाकी कभी आए तो उसके लिए मैं आपको बुक की फ़ोटोज़ शेयर कर दूँगी, तो आप उससे एक बार सूत्र देख सकते हैं। तो ये था आपका नागपुर सड़क योजना और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।